दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 अप्रैल से आपके पैसे, टैक्स और बैंक के नियम क्यों बदल दिए जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और इसी दिन सरकार नए बजट के नियम लागू करती है। इस बार भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे इनकम टैक्स, एटीएम और रेलवे से जुड़े नए नियम। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सभी बदलावों को एक-एक पॉइंट लेकर के आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि सबसे बड़ा मेजर चेंजेस क्या किया गया है। ओके, चलिए। सबसे बड़ा चेंज यह किया गया है कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961 को रिप्लेस किया गया है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। ठीक है, प्रपोज्ड इनकम टैक्स एक्ट 2025 टू रिप्लेस द 1961 एक्ट। ऐसा क्यों किया गया है? सरकार का ऐसा एम क्या था? सरकार यह चाहती है कि इनकम टैक्स को बहुत लोगों तक में बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में प्रोवाइड किया जाए। देखिए, पहले ऐसा था कि इनकम टैक्स के रूल्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे, तो लोग सही से समझ नहीं पाते थे। उस वजह से उन्हें बहुत ही मुसीबत झेलनी पड़ती थी। तो अब जो है सरकार यह चाहती है कि इनकम टैक्स के जितने भी रूल है उसे बहुत ही आसान, इजी भाषा में बनाया जाए ताकि लोग बहुत ही आसानी से इसे समझ सके। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर रिप्लेसिंग असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। इसमें एक और चेंजेस किया गया है जिसमें 2 ईयर काउंट होते थे। कौन कौन से ईयर? पहले असेसमेंट ईयर होता था और एक प्रीवियस ईयर, यानी कमाने का ईयर अलग होता था और टैक्स पे करने का ईयर अलग होता था। अब जो है ये दोनों नाम को मर्ज करके सिर्फ एक नाम रखा गया है और वह क्या रखा गया है? टैक्स ईयर, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। फोकस ऑन ए मोर स्ट्रीमलाइन एंड यूजर फ्रेंडली फ्रेमवर्क। जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है ना, स्ट्रीमलाइन है, उस पे जो है ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। टैक्स रिलीफ अपडेटेड। टैक्स से रिलेटेड कितने अपडेट है, चलिए यहाँ जानते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A में अलाउ जीरो टैक्स लायबिलिटी अप टू 12 लाख इनकम अंडर न्यू रेजिम। क्या किया गया है? जिनके भी लोगों के अमाउंट 12 लाख है या 12 लाख से कम है, उनका टैक्स कितना है? जीरो है। मतलब वह जीरो टैक्स पे करेंगे, उन्हें एक भी रुपया टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 12 लाख से ज्यादा अमाउंट है तब जाकर के ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है? मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ही राहत मिली है। सब्जेक्ट टू फाइनल रूल्स एंड कंडीशंस। इसमें जो है मेजर चेंजेस या माइनर चेंजेस होते रहेंगे, यह भी कहा गया है। ठीक है ना। चलिए, अपडेटेड इन टीडीएस एंड पैन रूल्स। अब टीडीएस एंड पैन रूल्स में क्या नए चेंजेस किए गए हैं समझते हैं। पहला टीडीएस फॉर्म। टीडीएस फॉर्म जो पहला फॉर्म 16 और फॉर्म 16A हुआ करता था, उसे जो है नया फॉर्म में बदला गया है। और कौन सा फॉर्म लाया गया है? फॉर्म 130 एंड फॉर्म 131। ठीक है ना। इसके तहत क्या किया जाएगा? रिवाइज्ड फाइलिंग टाइमलाइंस एक्सपेक्टेड फॉर स्मूदर कंप्लायंस। लोग जो टीडीएस फाइल करते थे वह बहुत ही इजी वे में टीडीएस फाइल कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरीके का मतलब दिक्कतें ना हो, इसलिए यह सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। पैन कार्ड रूल्स में क्या चेंजेस किए हैं, चलिए समझते हैं। पहले क्या होता था? सिर्फ आधार कार्ड को दिखा करके आप जो है अपना प्रूफ, पैन कार्ड को दिखा करके आप अपना प्रूफ दे दिया करते थे कि हाँ ये मेरा आईडी प्रूफ है। अभी जो है उस सिस्टम को हटा दिया गया है। आधार कार्ड अलोन में नॉट बी सफिशियंट एज प्रूफ एज डेट ऑफ बर्थ। आधार कार्ड से आप सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ जो है प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। वेरिफिकेशन के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? अब आधार कार्ड के साथ साथ में एक तो आपका 10th का सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लास 10 सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसके लिए? वेरिफिकेशन के लिए। ये सिस्टम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड के केसेस भी हो रहे हैं। लोग जो है अपने कंट्रीज के बाहर के हैं, वो इंडिया तो आ जा रहे हैं और इंडिया में आकर के आधार कार्ड बना दे रहे हैं। और कभी भी कुछ भी अगर उन्हें बेनिफिट चाहिए होता तो क्या करते थे? अपने आधार कार्ड दिखा देते थे। तो उन चीजों को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको सिर्फ आपके आधार कार्ड से जज नहीं किया जाएगा। एक अगर आपको वैलिड वेरिफिकेशन करवाना है तो आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट और आपको पासपोर्ट दिखानी ही पड़ेगी, तब जाकर के आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना। एटीएम विड्रॉल चार्जेस अपडेट। अब एटीएम में क्या चेंजेस किए गए हैं, चलिए समझते हैं। पहले क्या होता था? पहले 2 ट्रांजैक्शन किए जा सकते थे। पहला, एक हम डायरेक्ट एटीएम मशीन में जाकर के एटीएम डाल रहे हैं और कैश निकाल रहे हैं, इसका जो लिमिट होता था, टाइम लिमिट, वो अलग काउंट होता था। और यूपीआई से विड्रॉल जो करते थे हम, क्यूआर आ जाता था, उससे स्कैन करके एटीएम से पैसे निकालते थे, ये अलग ट्रांजैक्शन में काउंट होता था। अब क्या किया गया है? दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है ना। अब दोनों की लिमिट मतलब
एक एक की लिमिट, फ्री लिमिट अलग अलग होती थी। अब क्या किया है, मर्ज होने के बाद में दोनों का लिमिट कितना कर दिया गया है, सिर्फ 5 लिमिट। आप जो है अब सिर्फ 5 फ्री लिमिट उठा सकते हो, मतलब इसका प्रॉफिट ले सकते हो। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार का मानना है कि इंडिया को एक डिजिटल इंडिया बनाया जाए, ताकि लोग कैश कम और डिजिटल वे में यानी ऑनलाइन जो है ज्यादा पैसा पे करे, ठीक है ना, इसलिए यह नियम लाया गया है। बैंक्स में इंक्लूड यूपीआई विड्रॉल विद इन द फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट कर दिया गया है। बियॉन्ड द फ्री लिमिट कॉमनली 5 ट्रांजैक्शन, कितना, सिर्फ और सिर्फ 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप छठा ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें आपका अमाउंट कटना शुरू हो जाएगा, कितना, 20 रुपए से 23 रुपए तक में पर ट्रांजैक्शन आपका अमाउंट कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सम बैंक्स यानी पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है, अपना डेबिट कार्ड का विड्रॉल का लिमिट बढ़ा दिया है। पहले कितना रखा था इन्होंने, 50,000 रखा था, अब कितना कर दिया है, 75,000 कर दिया है। तो यह एटीएम विड्रॉल में चेंजेस किए गए हैं। अब आगे देखते हैं फाइनेंशियल एंड ट्रैवलिंग चेंजेस क्या क्या है। फाइनेंशियल एंड ट्रैवलिंग चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अपडेट क्या किया गया है, यहाँ पे प्राइसेस ऑफ एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी एंड एटीएफ में यह कहा गया है कि यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा, अमाउंट जो है फ्लक्चुएट होते रहेंगे, यानी समय के साथ में अमाउंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। क्योंकि अभी जस्ट आपने रिसेंटली न्यूज देखा होगा, वेस्ट एशियन क्राइसिस के दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट फ्लक्चुएट हुए थे। जो एलएनजी हमें 10,000 सॉरी 10,000 कह रही हूँ, 1,000 में मिल जा रहा था, अब वही जो है बढ़ के 2,000, 2,500, 3,000 तक गया है एलपीजी का अमाउंट। तो पेट्रोल का अमाउंट भी वैसे ही फ्लक्चुएट हुआ है, क्योंकि पेट्रोल की कमी आएगी तो जाहिर सी बात है अमाउंट तो घटेगा बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है समय पे डिपेंडेंट है कि जैसा समय रहेगा अमाउंट घट बढ़ सकता है, तो इसलिए इसमें कोई भी फिक्स रेट नहीं डाला गया है, ठीक है ना। रेलवे कैंसिलेशन रूल, रेलवे कैंसिलेशन रूल क्या नए लागू किए गए हैं समझते हैं, और ये किनके द्वारा होता है, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा में यह पूरे चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। लेस देन 8 आवर बिफोर डिपार्चर नो रिफंड। देखिए अगर आप किसी भी आपने टिकट करवाया, अगर आपको ट्रेन का टिकट कैंसिल करना है, पहले क्या होता था, 4 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हो तो आपको रिफंड मिल जाता था। अब क्या क्या नियम लाया गया है कि अगर आप 8 घंटे के बाद में, अगर आपकी ट्रेन 8 बजे है जैसा रात में, उसके 8 घंटे के बाद में आपने अगर मतलब नॉट 8 घंटे के बाद में, ट्रेन छूटने के जस्ट 8 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल कर देते हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा, जो हाफ रिफंड रहेगा। लेकिन अगर आप 1 घंटे, मतलब अगर 7 घंटा बचा है ट्रेन छूटने में, 6 घंटा बचा है, तो उसमें जो है आपको किसी भी तरीके की रिफंड नहीं होगी। मतलब जो पहले 4 घंटे था, अभी उसे बढ़ा करके 8 घंटे कर दिया गया है, ठीक है। 8 घंटे पहले आपको कैंसिल करना है तो तब जाकर के ही रिफंड मिलेगा। और 8 to 24 आवर्स अगर आप करते हो तो आपको 50% का रिफंड दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, 24 घंटे से 8 घंटा के बीच में अगर आप कैंसिल कर देते हो तो आपको 50% का रिफंड दे दिया जाएगा। 24 घंटे से अगर 72 घंटे तक के बीच में अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको सिर्फ जितना अमाउंट अभी लगा है उसका 25% डिडक्ट होगा और पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी जैसे 100 रुपए लगा है तो 25% यानी 25 रुपीज कट होगा और 75 रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मोर देन 72 आवर्स, अगर आप 72 घंटे से पहले ही कैंसिल कर देते हो तो आपको जितना भी अमाउंट लगा था वो पूरा का पूरा अमाउंट वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थे मेजर चेंजेस जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही अपडेट के साथ, अपडेट जानने के लिए हमेशा बनी रहिएगा तैयारी टाइम्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।